हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, पैरासिटोलॉजी की सीरीज में एक और पैरासाइट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस पैरासाइट का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जरूर आपने इस पैरासाइट का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहले वीडियो में यानी कि इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से लेके लाइफ साइकिल तक के पोर्शन को हम कवर करेंगे, और आने वाले दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के पार्ट को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से लेके लाइफ साइकिल तक के पोर्शन को। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज एन एनारोबिक पैरासाइट। ये एक एनारोबिक पैरासाइट है, मीन्स ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये पैरासाइट आपका ग्रो कर सकता है, इसलिए इसको एनारोबिक पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि डीप टिश्यूज में जाके ये इन्फेक्शंस कॉज करता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो इसीलिए इसको एनारोबिक पैरासाइट बोल दिया जाता है। दोस्तों, ये जो पैरासाइट है ये पैथोजेनिक पैरासाइट है, आपको ये बात तो पता है। इसकी जो पैथोजेनिक नेचर है इस पैरासाइट का, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था एक रशियन फिजिशियन थे, रशियन डॉक्टर थे, फेडर ए लोश। इन्होंने सबसे पहले इसकी जो पैथोजेनिक नेचर है उसको रिपोर्ट किया था 1875 में। फ्रॉम ए पेशेंट विथ डिसेंट्रिक स्टूल्स, एक ऐसे पेशेंट से इसको उन्होंने रिपोर्ट किया था जिसको डिसेंट्री थी, उसके स्टूल से उन्होंने इसे रिपोर्ट किया था। लेकिन इसका नाम उस समय पे नहीं दिया गया। इसका नाम बहुत बाद में इसका नाम पड़ा था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। 1903 में इसका नाम पड़ा हुआ था। फ्रिज स्कॉल्डिन ने इसका नाम दिया हुआ था। किस बेस पे इसका नाम दिया? क्योंकि इस पैरासाइट की एक खास इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसकी एक ऐसी एबिलिटी है कि ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी की हर टिश्यू को ये लाइज करता है, हर टिश्यूज को इन्वेट करके उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसा कि इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं जब हमारी टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रही है? लाइसिस वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, लाइज उसको बोला जाता है। तो इसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पे कि ये हर टिश्यू को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका नाम पड़ गया हिस्टोलिटिका। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लाइटिका मीन्स टिश्यूज को लाइसिस करने वाला, टिश्यूज का ब्रेकडाउन करने वाला अमीबा। तो इसका नाम पड़ गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, जैसे आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, उनकी टिश्यूज को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, ह्यूमन बींग्स के अलावा। गॉट इट? इसलिए इसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पड़ गया। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज एस्टिमेटेड टू इनफेक्ट अबाउट 35 to 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ये जो पैरासाइट है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में 35 to 50 मिलियन पीपल्स को इन्फेक्ट करने वाला ये पैरासाइट है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूकैरियोटा है, यूकैरियोटा डोमेन से ये बिलोंग करता है। फाइलम है अमीबोजोआ, क्लास है लोबोसिया, ऑर्डर इसका है यू अमीबिडा, फैमिली यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? एंट अमीबिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका जेनरा है यानी जीनस है एंट अमीबा, और स्पीसीज जैसा कि पहले डिस्कस किया है हिस्टोलिटिका इसकी स्पीसीज है। दोस्तों, जब भी स्पीसीज लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे बाय मिस्टेक कैपिटल लेटर टाइप हो चुका है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जेनरा का पहला लेटर कैपिटल होता है, और स्पीसीज जब हम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो उसका स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर आएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ये जो पैरासाइट है ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। इट इज फाउंड वर्ल्ड वाइड में ही मिलता है, पूरे विश्व में ये आपका पाया जाता है ये पैरासाइट। लेकिन हायर इंसिडेंस इसकी रहती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे पुअर हाइजीनिक लोग रहते हैं, यानी कि पुअर सैनिटरी कंडीशंस में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होते, तो वहाँ पर इसकी प्रिवलेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी वहाँ पे इसका इंसिडेंस, इसके केसेज, इससे होने वाली जो बीमारी है ये अमीबियासिस कॉज करता है। ये जो पैरासाइट है ये दो तरह की अमीबियासिस कॉज करता है, एक तो इंटेस्टिनल, दूसरा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। एक तो हमारी लार्ज इंटेस्टीन्स पे, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है अभी हम आगे देखेंगे, इसका हैबिटेट जो है वो लार्ज इंटेस्टीन में प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे एक तो इंटेस्टिनल अमीबियासिस कॉज करता है, और दूसरा
इंटेस्टिन से बाहर भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को ये इन्फेक्ट करता है, जैसे ब्रेन में भी एंटर कर सकता है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट की जो पेरिकार्डियम है उसको भी ये इन्फेक्ट करता है, स्प्लीन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है, उस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस। गॉट इट। रिस्क ग्रुप की अगर बात करें तो रिस्क ग्रुप्स में मेल होमोसेक्सुअल्स आ जाते हैं, यानी कि जो ओरल सेक्स करते हैं, ऐसे मेल होमोसेक्सुअल जो ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। गॉट इट। क्योंकि कोलोन्स में प्रेजेंट है, तो कोलोन्स के थ्रू ये जब आप ओरल सेक्स कर रहे हैं और आप होमोसेक्सुअल्स हैं और फिर उसके बाद ओरल सेक्स को आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में आप हायर रिस्क पर हैं, यानी कि इन्फेक्शन होने के हाई रिस्क में आप हैं, होमोसेक्सुअल्स। दूसरे हैं ट्रैवलर्स, यानी कि जो लोग दूसरी कंट्री से ऐसी कंट्री पे मूव कर रहे हैं, वहाँ की तरफ को जा रहे हैं जहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो उन पे ज़्यादा चांस होते हैं इस इन्फेक्शंस के होने के। रिसेंट इमिग्रेंट्स, वही चीज़ कि जो लोग हाल ही में एक प्रवासी की तरह से आए हुए हैं, यानी कि दूसरी कंट्री से डेवलपिंग कंट्री पे आए हैं, डेवलप्ड कंट्री से जहाँ पे वेल हाइजीनिक प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ को आ रहे हैं जहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप पर रहते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशंस जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है और वहाँ पे हाइजीन्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड पुअर सैनिटरी कंडीशंस, पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीक इम्यूनिटी, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक रहती है तो वो ज़्यादा इन्फेक्शंस को एक्वायर करने के लिए ससेप्टिबल रहते हैं। एंड HIV इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, तो वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं इस तरह के इन्फेक्शंस को एक्वायर करने के लिए। अब बात करेंगे इसके हैबिटेट की, कि ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे रिजाइड करता है। इसके ट्रोफोजॉइड्स, क्योंकि जो ये पैरासाइट है 2-3 फॉर्म में हमें मिलेगा, अभी हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को भी देखेंगे। तो जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है, इसकी जो ट्रोफोजॉइड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, ये ह्यूमन बींग्स की लार्ज इंटेस्टीन्स की जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर होती है उसमें ये एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे ये मौजूद रहता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टीन का पिक्चर है ह्यूमन बींग्स का। तो लार्ज इंटेस्टीन्स की लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे, अगर हम ल्यूमन से बाहर की तरफ को आएँ, ल्यूमन से, तो सबसे अंदर की जो लेयर है, ल्यूमन की तरफ की जो लेयर है, वो आपकी म्यूकोजा लेयर रहती है। देन फिर सब म्यूकोजा, ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी आ जाती हैं, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, इस वाले में सबसे अंदर की तरफ की म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलैरिस प्रोप्रिया आती हैं, देन फिर सब सिरोजा, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो सिरोजा होती है, उसके बाद फिर पेरिटोनियम ही आपका आ जाता है। तो ये जो पैरासाइट है, इसके जो ट्रोफोजॉइड फॉर्म है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में प्रेजेंट रहती है। वहाँ पे ये इन्वेजन करके ये पूरा इस टिश्यू के हर लेयर में जा सकता है, तो ये अल्सर भी कॉज करता है, परफोरेटरी अल्सर्स का ये फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये पूरे इस टिश्यू को भेद के पूरा यहाँ पे पूरा इन्वेजन कॉज करता है। गॉट इट। ये देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की। ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। एक तो पहली ट्रोफोजॉइड फॉर्म, जो कि ह्यूमन बींग्स की टिश्यूज़ को इन्वेड करने वाली फॉर्म है। उसके बाद प्री सिस्ट फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। दोस्तों, ये जो सिस्ट फॉर्म हम देख रहे हैं, दिस सिस्ट फॉर्म इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन बींग्स। गॉट इट। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेसिस्ट फॉर्म होती है, ये रेसिस्ट करती है हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड है, उसमें भी इसको भी ये रेसिस्ट कर जाती है वहाँ पे भी, यानी कि उस गैस्ट्रिक एसिड का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट फॉर्म बोला जाता है, और यही हमारे लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म मानी जाती है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स को। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोफोजॉइट की। ट्रोफोजॉइट को दोस्तों अगर हम देखेंगे डिटेल में, तो ट्रोफोजॉइट आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। ये 20 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर रहता है, यानी कि इसका डायमीटर 20 to 30 माइक्रोमीटर का रहता है। दे आर मोटाइल विद एक्टिव यूनिडायरेक्शनल स्यूडोपोडियम। यहाँ पे जो इस तरह का जो एक बाहर को प्रोट्रूड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस वन इज द स्यूडोपोडियम। यही स्यूडोपोडियम इसको मोटाइल बनाता है, तो इसी की हेल्प से ये यूनिडायरेक्शनल मोशन कर सकता है, इस स्यूडोपोडियम की हेल्प से। इट इज़ द ओनली फॉर्म प्रेजेंट इन द टिश्यूज।
टिश्यूज में केवल यही फॉर्म प्रेजेंट रहती है, ट्रोफोजॉइट फॉर्म, क्योंकि यही जो फॉर्म है टिश्यूज को इन्वेट करती है। बाकी ल्यूमेन में जो फॉर्म प्रेजेंट रहेगी वो सिस्ट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म ल्यूमेन में यानी कि इंटेस्टाइन्स की ल्यूमेन में प्रेजेंट रहेगी फिसिस के साथ, लेकिन टिश्यूज के अंदर इन्वेट करने वाली यही फॉर्म है, क्योंकि ये मोटाइल फॉर्म होती है, इसमें मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो मूवमेंट इसको कौन प्रोवाइड कराता है? ये स्यूडोपोडियम इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसकी हेल्प से ये टिश्यूज को इन्वेट करके उनको भेद के टिश्यूज के अंदर जाके इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। कभी कभी डायरिक फिसीज में जैसे कि अगर एक्टिव केसेस हैं, डायरिया के एक्टिव केसेस हैं, तो उन एक्टिव केसेस में ये फिसिस में निकल के आ सकता है। गॉट इट। लेकिन ज़्यादा देर तक ये वहाँ बाहर सर्वाइव नहीं करता है, कुछ ही घंटों के लिए बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म है, एक तो एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। दो में डिवाइड हो चुका है जो साइटोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म आप देख सकते हैं, जो अंदर का डॉट लाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फ्लूइड जो भरा हुआ है, इस फ्लूइड में यानी कि इस एंडोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे WBCs भी इसमें प्रेजेंट होती हैं और टिश्यू डेब्रिस भी इसमें प्रेजेंट रहता है, फूड वैक्यूल्स भी आप इसमें देख सकते हैं, और रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs भी इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं अगर इसने टिश्यूज को इन्वेड किया है। यानी अगर केवल गट ल्यूमेन में ये प्रेजेंट है, इन्फेक्शन अगर केवल गट ल्यूमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो RBCs नहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं इसमें। गॉट इट। और फूड वैक्यूल तो प्रेजेंट रहेंगे। और सेंटर में एक न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, उस न्यूक्लियस के भी एक सेंटर में आप पॉइंट देख रहे हैं, कैरियोजोम, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोला? कैरियोजोम। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में इनर साइड से कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। दे आर वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्लैक कलर के आप देख सकते हैं, इनको क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। और सेंटर पे कैरियोजोम प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ये सेंटर पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है। दूसरी जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है दैट इज प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट दोस्तों थोड़ा सा छोटी फॉर्म होती है ट्रोफोजॉइट के कंपैरिजन में। अगर हम इसको देखें तो थोड़ी सी स्मॉल रहती है। साइज इसका 10 to 20 माइक्रोमीटर का रहता है इसका डायमीटर, और ये थोड़ा सा ओवल शेप का होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्यूडोपोडियम, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लंट हो चुका है, ठीक है। और इसमें फूड वैक्यूल्स भी नहीं दिख रहे हैं, फूड वैक्यूल इसमें डिसअपियर हो जाते हैं। और न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस ट्रोफोजॉइट की तरह ही इसमें भी एग्जिस्ट करता है। फूड वैक्यूल इसमें डिसअपियर हो जाते हैं सिर्फ, और थोड़ा सा साइज इसका स्मॉल हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें ट्रोफोजॉइट की तरह इसमें रहती हैं। न्यूक्लियस आपका ट्रोफोजॉइट की तरह रहता है, और अंदर जो एंडोप्लाज्म है उसमें फूड वैक्यूल सिर्फ डिसअपियर हो जाते हैं। बाकी जो टिश्यू डेब्रिस है और ल्यूकोसाइड्स हैं वो इसमें भी आपकी प्रेजेंट रहेंगे। नाउ जो तीसरी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है दैट इज सिस्ट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म दोस्तों ये स्फेरिकल शेप की रहती है, और 10 से 15 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर रहता है। और इसकी बाहरी कवरिंग को अगर हम देखें, आउटर कवरिंग को देखेंगे, तो वो थोड़ी सी थिक होती है और काइटिनस होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बन जाता है। किसके लिए? गैस्ट्रिक ज्यूस के लिए, यानी गैस्ट्रिक एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस, और अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उस वाटर में प्रेजेंट जो क्लोरीन कंसंट्रेशन है उसके लिए भी ये रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी कि रेजिस्टिविटी शो करता है। ये रेजिस्टिविटी किसकी वजह से डेवलप हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द काइटिनस वॉल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो काइटिन की बनी है, जिस तरह से फंगस में बनी होती है काइटिन की जो सेल वॉल आपकी प्रेजेंट रहती है उसमें। गॉट इट। तो ये इसको हाईली रेजिस्टेंट बना देती है गैस्ट्रिक ज्यूस, एनवायरमेंटल कंडीशंस और क्लोरीन कंसंट्रेशन के लिए, जो कि पोर्टेबल वाटर में प्रेजेंट होती है। इट स्टार्ट्स एज ए न्यूक्लिएटेड बॉडी, देन न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 and then 4 न्यूक्लियाई। ये आपको इधर समझ में आएगा, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका जो सिस्ट फॉर्म है। सिस्ट फॉर्म की पहली फॉर्म आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म है, यानी कि इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस आप देख सकते हैं। एक न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें कुछ क्रोमेटिड बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं। क्रोमेटिड बॉडीज या इनको क्रोमेडियल बार भी बोला जाता है, और कुछ ग्लाइकोजन मास भी आप देख रहे हैं, ठीक है। यही सारे स्ट्रक्चर्स हम बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट में भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो चुका है। एक न्यूक्लियस आपका 2 में डिवाइड हो चुका है, तो इसीलिए इसको बाई न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज इसमें रहती हैं। क्रोमेडियल बार इसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी कि क्रोमेटेड बॉडीज, और ग्लाइकोजन मास भी इसमें प्रेजेंट रहता है। और फिर फर्दर इसका फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जो 2 न्यूक्लियाई है फिर ये 4 न्यूक्लियाई बना देती हैं, यानी कि क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट में ये सिस्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा बॉडीज इसमें प्रेजेंट थी बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट में, जैसे क्रोमेटिड बॉडी या
ग्लाइकोजन मास, ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट में ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें केवल और केवल 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्वाड्री न्यूक्लिएटेड बोल दिया जाता है। तो सिस्ट्स आर प्रेजेंट ओनली इन ल्यूमेन ऑफ द कोलोन। ये जो सिस्ट फॉर्म है ये केवल कोलोन्स की ल्यूमेन में प्रेजेंट रहती है या फिर स्टूल में, फिसिस में प्रेजेंट रहती है, ये टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं होती है। सिस्ट फॉर्म इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन टिश्यूज, जैसा कि हमने पहले बताया, टिश्यूज में केवल ट्रोफोजोइट फॉर्म प्रेजेंट होती है। दोस्तों बात करेंगे इसकी कल्टीवेशन की, यानी कि इस पैरासाइट को हम आर्टिफिशियल मीडियम में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इसको कल्चर कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करके। तो इसको हम कल्चर कर सकते हैं इस पैरासाइट को एक बाइफेजिक मीडियम को यूज करके। दिस बाइफेजिक मीडियम इज कंसिस्ट ऑफ एन एग स्लांट बेस। बाइफेजिक का मतलब इसमें 2 फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों प्रेजेंट रहेंगे। जैसे बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं, आपका ब्रूसेला के लिए हम बाइफेजिक मीडियम जैसे यूज करते हैं, उसी तरह से ये जो कल्चर मीडियम हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये भी बाइफेजिक मीडियम है, जो कि एग स्लांट बेस और हॉर्स सीरम एंड विटामिन मिक्सचर से बना हुआ है। इस कल्चर मीडियम का नाम है हिस्टोलिटिका एक्जेनिक कल्चर मीडियम, इसको बोला जाता है। इसमें पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टिकेज एंड केजिन, डाइजेस्टेड पेप्टोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और विटामिन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका कंपोजिशन है इस कल्चर मीडिया का। तो इस मीडियम में हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल की। दोस्तों ये जो पैरासाइट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, दैट इज मैन, ह्यूमन बींग्स में। सिस्ट्स आर पास्ड इन फिसिस। सिस्ट जो फॉर्म है वो फिसिस में पास होती है, निकल के आती है। मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ मेच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इन फिकली कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड हैंड्स। जो इन्फेक्शन है मैन उसको एक्वायर करता है जब कॉन्टामिनेटेड, यानी कि जब कोई जब कभी फूड या वाटर या आपके हाथ इसके क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट से इन्फेक्टेड हो, यानी कि क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म इज द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप इस सिस्ट को, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, मेच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट को इंजेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो सिस्ट है ये कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर या हैंड्स में अगर आप पुअर हाइजेनिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, यानी कि आप फ्रेश होने गए और आपने हाथ ठीक से नहीं धोए, हैंड वॉश नहीं कर रहे प्रॉपर, तो उसके जो सिस्ट फॉर्म है आपके हाथों में रह सकती है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रोफोजोइड्स कैन बी पास्ड इन डायरेक्ट स्टूल्स बट आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड वंस आउटसाइड द बॉडी इफ इंजेस्टेड वुड नॉट सर्वाइव एक्सपोजर टू गैस्ट्रिक एसिड। जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है वो केवल डायरियल स्टूल्स में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन बॉडी से बाहर निकलने पर ही ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर बाई चांस ये इंजेस्ट भी हो जाए तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके एक्सपोजर से, गैस्ट्रिक एसिड पे इसका एक्सपोजर होने से ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी ट्रोफोजोइड फॉर्म। इन्फेक्शन मे ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाई एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अमंग मेल होमोसेक्सुअल्स। इन्फेक्शन एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी एक्वायर किया जा सकता है, जो कि मेल होमोसेक्सुअल्स में होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जो मेल होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं, वहाँ से भी इन्फेक्शन को एक्वायर किया जा सकता है। तो दोस्तों लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप इस चीज़ को सुनिएगा कि आपको पता है कि सिस्ट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म। तो कंटामिनेटेड फूड जब आप इंटेक करते हैं तो सिस्ट फॉर्म आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो सबसे पहले ये सिस्ट फॉर्म हमारी स्मॉल इंटेस्टीन्स में एंटर करती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिस्ट फॉर्म गैस्ट्रिक एसिड को ये रेजिस्ट कर जाती है, यानी कि उसकी गैस्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इस सिस्ट पर कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ये आपकी स्टमक में पहुंचेगा तो वहाँ पे स्टमक के बाद जब ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, वहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम रहता है, ट्रिप्सिन एंजाइम इसकी बाहर की कवरिंग को रिमूव कर देता है, यानी कि उसकी प्रेजेंस में इसकी जो आउटर कवरिंग है वो टूट जाती है। उसके बाद फिर ये इसकी जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म है वो बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म आपकी लिबरेट आउट होकर आती है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं मेटासिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? मेटासिस्टिक फॉर्म इसको बोला जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसमें कितने प्रेजेंट हैं, इसमें आपकी 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो इसको क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड फॉर्म बोला जाएगा या इसको मेटासिस्ट बोला जाता है। उसके बाद फिर ये 4 के 4 जो न्यूक्लियाई हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आपका जो न्यूक्लियर ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू 4 न्यूक्लियस आपके 8 न्यूक्लियाई बना देते हैं। यहाँ पे ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये सब के सब अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज दिस सेपरेटेड न्यूक्लियाई। ये सभी सेपरेटेड न्यूक्लियाई हैं, अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके सब सेपरेट हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन। तो इमिडिएटली ये प्रोसेस होती है और ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स। अब ये जो सिस्ट फॉर्म है ये ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो गया है और इस स्टेज को हम बोलते हैं मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट। गॉट इट। ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट फॉर्म, ये यानी कि इस पूरी प्रोसेस को, जहां सिस्ट से आपका पूरा ये ट्रोफोजॉइट मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट बन गए, इस पूरी प्रोसेस को एग्स सिस्टेशन बोला जाता है। तो एग्स सिस्टेशन की प्रोसेस के थ्रू सिस्ट फॉर्म हमारी ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं, ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स हैं, ये धीरे धीरे फिकल स्ट्रीम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन की तरफ मूव करते हैं फिकल स्ट्रीम के थ्रू। तो ये सीकम पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टीन के सीकम पोर्शन पर ये पहुंचते हैं और वहां पे जाके ये टिश्यूज को इन्वेट करते हैं। गॉट इट। तो टिश्यू इन्वेजन में सबसे पहले ये किसको इन्वेट करेगा? म्यूकोजा को, क्योंकि ल्यूमन से जब हम बाहर की तरफ को आते हैं सबसे अंदर की जो लेयर है दैट इज म्यूकोजा। तो ये म्यूकोजा को इन्वेट करके कहाँ पहुंचेगा? सब म्यूकोजा में पहुंचेगा और सब म्यूकोजा में इसका लॉजमेंट हो जाता है। वहां पे जाके ये पैरासाइट रिजाइड करता है। गॉट इट। वहां पे इसका लॉजमेंट होता है सब म्यूकोजल लेयर पर और वहां पे फिर ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। बहुत ज़्यादा बाइनरी फिजन के थ्रू इसका मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है और फिर ये वहाँ पे क्या करते हैं, ये पैरासाइट यानी कि इसकी जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है, इसकी ट्रोफोजॉइट फॉर्म एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम का प्रोडक्शन करती है वहाँ पे, जो हिस्टोलाइसिन इन नेचर होता है। हिस्टोलाइसिन इन नेचर, ठीक है, एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जो एंजाइम क्या है? हिस्टोलाइसिन इन नेचर, यानी कि टिश्यूज को लाइसिस करने वाला नेचर उसका, यानी कि टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने वाला उसका नेचर है, उसको बोलेंगे हिस्टोलाइसिन। और ये हिस्टोलाइसिन धीरे धीरे वहाँ पे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है और फिर ये धीरे धीरे वहाँ पे पूरी नेक्रोसिस डेवलप करेगा और एक अल्सर का वहाँ पे डेवलपमेंट करता है जिसको फ्लास्क शेप्ड अल्सर बोला जाता है। तो उसको हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे। फ्लास्क शेप्ड अल्सर उसको बोला जाता है। गॉट इट। और फिर बाद में जाके ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म फिर प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे समय आने पर हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई उन टिश्यूज़ पे, फिर ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म प्रीसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और प्रीसिस्ट फिर जाके आपका ये सिस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फिर बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन, देन फिर क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि मेच्योर सिस्ट जिसको बोला जाता है। दिस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म। तो इस तरह से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और लैबोरेटरी डायग्नोसिस और साथ में ट्रीटमेंट पर भी उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।